हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज सीटेट मैथ्स का फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। बच्चे के संदर्भ में वर्णन मतलब बच्चे के हिसाब से, सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ये भी सही है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये आपका गलत है। ठीक है, और अगला क्या, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, हाँ ये भी सही है। तो आपका देखिए क्या उसने पूछा था, गलत वाला पूछा था। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य उद्देश्य जो है वो नहीं है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। देखिए पहला क्या है, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, हाँ ठीक है। ठीक है, और देखते हैं आगे, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, श्रेणीबद्ध, ठीक है। लेकिन और भी देखते हैं, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये अभी दोनों से कुछ ज़्यादा ही ठीक है, मतलब इन दोनों से ज़्यादा सही है। आगे चौथा देखते हैं क्या है, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ये तो उच्चतर कक्षाओं में ही जोड़ा जाएगा, प्राथमिक स्तर पर थोड़े ना जोड़ा जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। बच्चे आपके 3 हैं। 3 में देखिए क्या, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के ऊपर, नहीं ये भी नहीं, सरल से जटिल सिखाओगे, पहला भी आपका जैसे गलत हो गया। दूसरा और तीसरा बच्चे हैं। दूसरे में क्या है, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हाँ ये ठीक है। लेकिन तीसरा है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। जो इन दोनों में से आपका क्या है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही होगा। क्यों सही होगा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले बच्चे को जो पता है हम पहले उसके बारे में बताएंगे, और उससे नई चीज़ जो भी अमूर्त जो उसे नहीं पता है उससे रिलेट करके उसे बताएंगे, तो उसे वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या है 32 का आंसर नंबर 3 सही करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है। ज्यामितीय पढ़ाना आपको ज्योमेट्री, तो उसमें देखिए क्या होगा, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण, हाँ सबसे पहले तो आपको मानसिक चित्रण ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बच्चा है, अगर आप कोई चीज़ उससे बता रहे हैं तो पहले वो चीज़ उसके माइंड में तो आनी चाहिए कि मैं बनाना क्या है, पेंसिल लेके घुमाना क्या है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, मानसिक चित्रण जरूरी है। तो देखिए मानसिक चित्रण इसमें भी था, मानसिक चित्रण इसमें भी है, मानसिक चित्रण इसमें भी है, दूसरे में नहीं है, तो आप दूसरा पहले से ही हटा दोगे। बच्चे आपके पास 3 है। ठीक है, जब बच्चा क्या करेगा, मानसिक चित्रण कर लेगा, उसके बाद उसका विश्लेषण करेगा। जैसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे, आप मान लीजिए उसमें आपने बता दिया 3,5 अगर आपको सेट करना है 3,5, तो पहले आपने क्या किया, 3,5 बताया, तो उसने माइंड के अंदर ये बनाया फिगर 3,5 कहाँ पे होगा। उसके बाद विश्लेषण किया, विश्लेषण का मतलब देखा कि हाँ ये सही है या नहीं है। फिर अगला क्या है, अनौपचारिक निगमन, नहीं अनौपचारिक निगमन नहीं, पहले औपचारिक निगमन होगा। औपचारिक निगमन का मतलब है जो चीज़ या जो सूत्र आपने बता रखे हैं या जो चीज़ पुस्तक में लिखी हुई है, पहले उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, औपचारिक। फिर हम उसे अपने हिसाब से जब करेंगे तब उसमें क्या आएगा, अनौपचारिक आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, इसमें तो अनौपचारिक पहले हो गया, तो ये गलत हो गया। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक और अनौपचारिक, आपका ये ऑप्शन सही है। पर चौथा देख लेते हैं क्या कहा है, मानसिक चित्रण औपचारिक नहीं, पहले आपका क्या होगा, मानसिक चित्रण होगा, फिर आप उसका विश्लेषण करेंगे, फिर औपचारिक निगमन करेंगे, फिर चौथा क्या करेंगे, अनौपचारिक निगमन करेंगे। ठीक है, तो ज्यामिति की समझ विकसित करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा 33 का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही क्या है, देखिए स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, नहीं पहले तो नहीं देंगे, पर देखते हैं आगे क्या है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, नहीं पहले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से पढ़ाई चालू की जाती है, बाद में होल नंबर आता है। ठीक है, होल नंबर।
तीसरा क्या है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। हाँ ये ठीक है सकता है। अगला देखते हैं, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो पहला और तीसरा बचा है मेरे पास, उसमें लिखा है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय देना चाहिए, और तीसरा है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। हाँ आपका इन दोनों में आपका ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। क्यों सही होगा, हम आपको बता रहे हैं, जब बच्चा होगा तो उससे पहले 1 2 3 1 2 3 4 पूरा 9 तक का आपको सिखाया जाता है। जब बच्चा 9 तक का सीख जाता है उसके बाद हम जब 10 सिखाते हैं तब उसे 0 का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यही दिया है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद, मतलब संख्या ज्ञान 1 से 9 संख्या होती है, संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 34 का ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। शिक्षक कैसे क्रियाकलाप बनाएगा कि हमें आधे की संकल्पना समझानी है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आधे का चित्र लिखता है। चित्र तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, वैसे जो चीज़ पूरी निकल के आ जाएगी, जब समझ जाएगा तभी तो चित्र बनाएंगे उसका कि ये देखिए ये होता है आधा। फिर अगला क्या है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों से अधिक आधा नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बहुत सारे मूर्त पदार्थ मतलब जो चीज़ वो बच्चा जानता है, आपने सेव ले लिया या उसकी बॉल ले ली या उसकी कॉपी ले ली, सबसे पहले आपने क्या किया, उसे आधा करके दिखाया। ठीक है कि ये देखिए आधा, तो क्या होगा, तीसरा बहुत सारे मूर्त पदार्थों के आधे का विभाजन करता है। ठीक है, जब आधे का विभाजन हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। कहानी के शब्दों में जैसे मान लो उसने कोई भी कहानी सुनाई, उसमें क्या था, उसने कहा कि एक एप्पल था उसके पास, उसने उसको आधा काट दिया, तो क्या होगा, अब इसने कहानी और शब्दों के माध्यम से आधा को प्रदर्शित किया है। तो आप सी नंबर पहले लिखोगे, दूसरा डी नंबर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, फिर चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। ठीक है, फिर चित्र के माध्यम से दिखाएगा ये देखो आधा किया गया है। और चौथा आधे का चित्र लिखता है। चित्र जो सबसे लास्ट में आएगा, जब आप बता चुके होंगे उसको पूरी संकल्पना कि देखिए अब ये आधा हो गया, तो सबसे लास्ट में आधा जैसे पूरा से होता, तो अब इसे आधा आप उसे ऐसे बना के दिखाएंगे कि अभी क्या है, आधा बचा हुआ है और आधा इसने खा लिया हुआ है या दे दिया जिसने भी हुआ। ठीक है, तो आपका पहले सी होगा, फिर डी होगा, फिर आपका ए होगा, फिर आपका बी होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन देखिए आपके कौन सा होगा, क्या होगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखिए सी डी ए बी। ठीक है, इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सी डी ए बी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला 36 बोल रहा है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा सही है बोल रहा है। कक्षा 1 और 2 में गणित केवल मौखिक प्रश्नों को हल कराया जाए, नहीं ऐसा तो नहीं है, कॉपी वेस्ट उनके पास बुक्स हैं जिसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए हुए हैं। दूसरा क्या है, गणित अन्य विषयों जैसे भाषा कला और इत्यादि से समाकलन किया जाए। हाँ ये आपका सबसे ज़्यादा सटीक है। अभी देखते हैं आगे, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ानी जानी चाहिए, तो सीधे सीधे गलत है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाने, हाँ ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से एक बार, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को हल कराया जाना चाहिए, ऐसा नहीं, किताबों में क्या है मौखिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी है, इसलिए हमने पहला काट दिया आपका। ठीक है, दूसरा और तीसरा भी कटा हुआ, चौथा और दूसरा बचा हुआ। इसमें क्या, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा क्या है, गणित में अन्य विषयों जैसे भाषा कला इत्यादि से समाकलन किया जाए। ठीक है, तो दूसरे और चौथे में आपका जो सबसे सही दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर 2 गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा कला और इत्यादि से समाकलन किया जाए, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 1001 गुणे 111 बराबर 110000 प्लस 11 और फिर गुणे और खाली स्थान है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1001 गुणे 111 बराबर, ये आपका 1,10,000 है और प्लस 11x प्लस x। तो आप देखिए रिक्त स्थान की जगह पूछ रहा है, आप रिक्त स्थान की जगह क्या मान लेंगे, तुरंत x मान लेंगे। ठीक है, प्लस 11 गुणा x, तो आपने क्या किया यहाँ पे 11 गुणा x कर लिया। ठीक है, देखिए इसका गुणा कराइए पहले, तो 111 एकम 111 हो जाएगा, तो उसका एक आएगा, 0 था तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या 111 एकम 111 का एक हासिल लगा 11, तो 0 की जगह एक आ जाएगा, एक 0 के आएगा, फिर 111 एकम 111 ये हो जाएगा, ये 1,10,000 आपका।
प्लस 11x। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, आपने इसको क्या किया, ये प्लस में था, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 1,10,000 सॉरी 2 3 1,10,000 आप माइनस करेंगे तो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना आएगा, 1,111। ये बराबर किसके होगा, 11x के बराबर होगा। और x देखिए गुणे में है 11 के साथ में, तो इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1,111/11। अब देखो एक बार भाग करा के आप देखो इसका क्या आता है, 11 एकम 11 चला जाएगा। देखिए एक आएगा, जब जाएगा नहीं तो भाग में जाएगा, 0 चला जाएगा, 1 फिर 11 एकम 11। देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर आपका क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, x की वैल्यू 101। ठीक है, x की वैल्यू 101, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए 101। ठीक है, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर 2 101 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं, x मान लिया और फिर जो दिया था उसे सीधे सॉल्व करके लिख लिया और भाग दे दिया, जो आया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे, और x मतलब यहाँ पे खाली स्थान है तो रिक्त स्थान पूछ रहा है, तो x आप 7 की जगह क्या मानेंगे, 1। 7 गुणे खाली स्थान की जगह क्या मानेंगे, x। अब आप देखिए सॉल्व करा के, 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1,000 मतलब 5,000 हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्या है, 2,659, 2,659 इसमें आपका 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान हो गया। अब इन दोनों को एडिशन कराना है, तो देखिए 5,000 और 600 कितने हो जाएंगे, सीधे आप यहाँ लिख दीजिए 5600। ठीक है, प्लस कराने कितना है 5600। देखिए इसका अंक हो गया बराबर 7x। 5600 बराबर 7 गुणे x। देखो गुणे में इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 5600/7 बराबर x। 7 8 56 होता, 7 8 56 होता, तो ये कितना हो गया 800 बराबर x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800, जो ऑप्शन नंबर 3 पे दी हुई है, देखिए 800 दी हुई है, x की वैल्यू 800। ठीक है, तो बस सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया, इसमें 6 का स्थानीय मान निकाल लिया, और दोनों में देखिए योग का साइन लगा रखा है तो हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 7 गुणे बॉक्स दिया हुआ था रिक्त स्थान की जगह हमने x मान लिया, 7 गुणे x रख दिया बराबर 800 आपका आ गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अब ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 के पहले सारे गुणनखंड निकालिए। ठीक है, क्या होंगे, 1 गुणे 36 हो जाएगा, पहले हमने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। फिर ये 2 गुणे 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 निम 36 होता है। 5 से जाएगा नहीं, फिर 6 चलेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के कुल मिला के यही होंगे। ठीक है, अगला कौन सा है, 48 है, यहाँ पे 48 से कर लीजिए। 48 से करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 48, फिर 2 गुणे होगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 3 से होगा तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा 6 48 चला जाएगा, 6 8 48, और फिर आगे 7 से जाएगा नहीं, 8 से ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा था कि सार्वगुणनखंडों का योगफल, सार्वगुणनखंड मतलब, सार्वगुणनखंड का मतलब क्या था, गुणनखंडों का योगफल जो दोनों में कॉमन हो। देखिए एक कॉमन है आपका, 1 2 3 4 भी है, 6 भी है। ठीक है, उसके बाद 12 है, फिर 16 है ना, 24 है ना, 48 है। तो क्योंकि कुल मिला कितने हो गए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, 12 के बाद 18 36, इसमें बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपके इनके सार्वगुणनखंडों का योगफल निकालना है, सॉरी कि सार्वगुणनखंड है, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, गुणनफल बोल रहा है, योगफल करते तो फिर हम प्लस करते। ठीक है, तो क्या बोला, गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लेते हैं। 1 2 2, 4 3 12 और 12 छिक्का, या कितना किया था आपने, 2 ये 4 3 12 और 12 छिंगा 72। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, 24 गुणे 72। अब 72 गुणे 24 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और फिर आगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 8 4 12 की 2 आंसर लगा 1, 4 2 6 7, ये कितना आ गया 1728 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला है, 999 प्लस 9 गुणे x, तो x मान लीजिए आप पहले यहाँ पर रिक्त स्थान में। तो अब देखिए क्या रखेंगे इसके आगे हम, 1728 प्लस 999 और प्लस 9x, इसमें माइनस कर दीजिए 999, कितना आएगा, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो ये 18 हो गया, 18 में से 9
मतलब 9, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचा 16, 16 का मतलब 729 बराबर 9x। ये 9x इसमें गुणेंगे, इसके चला जाएगा भाग में, 972 729/9 बराबर x। 9×8 9 एकम 9। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई है, 81 निकल के आई है। ठीक है, 81 देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे लिखी भी हुई है। तो आप क्या करेंगे, पहले 36 के आपने गुणनखंड निकाले, 48 के आपने गुणनखंड निकाले, उनके में से जो 2 कॉमन था वो कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कराया, और फिर यहाँ पे 999 प्लस 9x, 999 इधर गया माइनस में जो आ गया, 9x गुणे में था तो इधर चला गया भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 81। तो इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर 4 81 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। ठीक है, तो हमें करा के देखना पड़ेगा, हमें पहले पता तो नहीं है। तो 39 से भाग देते हैं 26,679 में। ठीक है, 39 से भाग दिया 26,679 में, तो देखिए क्या आएगा, 39 से एक बार तो जाएगा नहीं, तो पहले हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी। आप इसे 1 मिनट 40 मान लो, 40 से टेबल पढ़ो, 40 का पहाड़ा पढ़ो, 26 आ जाए, तो 4 6 24, 4 7 28 से ज़्यादा हो जाता है, तो 4 6 6 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 6 निम्न 54 की 4 हाथ से लगा 5, 6 का 18, 18 5 23, 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, ये तो 0 खत्म गया 7। अब इसे 40 मानो, फिर 4 8 32 तो होता है, देखिए 8 बार चला जाएगा इसे 32। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 निम 72 होता है, 8 निम 72 या 9 8 72, 72 2 से लगा 7, 8 24, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 7 हो गया। अब आ गया क्या 9। अब 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16। ठीक है, मतलब 160 पूरा हो जाएगा, लेकिन ये 9 है तो कितना जाएगा, 3 बार ही चला जाएगा ये आपके। ठीक है, 9 3 27 के साथ, या 3 27 साथ से लगा 2, 3 का 9 2 11, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, 42 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो जब 42 आपका भागफल आ रहा है तो देखिए 42 क्या 39 से तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हमने गलती की, ये 3 न लेके यहाँ पे क्या लिया जाएगा 4 लिया जाएगा। ठीक है, तो 4 से आप 117 हटा दीजिए क्योंकि ये तो 3 बार था, तो 4 निम 36, 36 किसे यहाँ से लगा 3, और 4 3 12 13 14 15, तो आपका कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, इसका शेषफल कितना आ गया 3 बचा है इसका शेषफल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगला क्या है 39 से भाग तो दे दिया, अब आपको देना है 34 से भाग देना है, किसमें 29,405 में, 29,405 में भाग देना आपको, 29,405 34 का। ठीक है, तो देखिए एक बार तो जाएगा नहीं, आप 34 इसे 1 मिनट लिए 35 मान लो, और देखिए 3 निम 27, तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा ये। 9 चौको 36 किसे यहाँ से लगा 3, 9 3 27 और 6 33, सॉरी ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसकी बार जाएगा ये 8 बार जाएगा, 8 चौको 32 की 2, हाथ से लगा 3, 8 3 24 25 26 27, ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और ये हो जाएगा क्या 0। तो अब कितना हो गया आपके पास, अब हो गया आपके पास 220। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब आगे इसको आप देखेंगे तो ये जाएगा लमसम 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 बार देखो तो 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 का 18 19 20, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना अच्छा 1, ये बचा 16, 0 हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब आप कितनी बार इसको ले जाएंगे, अब अगर इसे आप ले जाएंगे तो आप देखिए 6 बार कितने का 204 आया था, 5 नहीं 4 बार होगा, तो इसे आप 1 मिनट लिए रफ में 1 मिनट करके देख लेंगे, 5 में कितना जाएगा 5 चौको 20, 2 5 3 15 2 17 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 4 बार ही जाएगा। 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 5 में 6 जाएगा नहीं, ये 15 हो गया, 15 में से 6 माइनस करेंगे आप आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4, 4 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 19 बचेगा। क्या देखिए सही किया हमने, नहीं देखिए ध्यान से 15 था यहाँ पे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो इसका शेषफल कितना बचा है 29 बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए दोनों का शेषफल निकल आया है, इसका शेषफल 3 था, देने पर भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर, अब शेषफलों का अंतर क्या होगा, इसका 29 था इसका 3 था, हटा लीजिए कितना बचेगा, देखो 26 बचा, 26 आ गया दोनों का अंतर। समझ गए होंगे आप, भाग में थोड़ा सा गड़बड़ी ज़्यादा हो गई है, या थोड़ा समझ लीजिए आप करके देख लीजिएगा खुद ही।
ठीक है। अब क्या है आपका 29 में से आपने 3 माइनस कर दिया, 29 इसका शेषफल था, 3 इसका शेषफल था, माइनस ये कितना आया 26, शेषफलों का अंतर। अब 18 से इसे भाग दे दो आप, 18 से 26 भाग दे दो, 18 एकम 18 तो हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, 16 में से 18 चला गया, कितना बचा 8 ही तो बचा, और यहाँ पे आ गया 0। तो देखिए शेषफल तो क्या दिया, भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, शेषफल कितना होगा इसका 8 शेषफल आ रहा है, यही तो आपका आंसर है। ठीक है, तो इसलिए क्या देखो 40 का ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, सही होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है, तो भाग आप सही से देख लीजिएगा। भाग देने के बाद कुछ नहीं, दोनों को शेषफल को माइनस कर देंगे और फिर उसे 18 से भाग दे देंगे, तो जो आंसर आया शेषफल कितना आया 8 आ रहा है आपका। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर 40 का 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 41 क्या बोल रहा है, 36, 54 और 60 का सार सबसे छोटा सार्वगुणज और भाग 90 से देना। सार्वगुणज मतलब हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, तो हम लासा निकाल लेंगे, 36, 54, 60 लासा निकालते हैं इसका, 2 से ये 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 30 हो जाएगा, 2 निम 18, 27, ये 15 हो जाएगा, 2 से जाएगा नहीं तो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 निम 27, 3 पच्चे 15, 3 से फिर जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5, फिर 3 से 1 1 और 5 और फिर 5 से, तो कितना आ गया देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना आएगा आप देखें इसे, और किससे भाग देखिए कि सारा गुणा जाए, फिर इसका 90 से भाग देना, तो आप सीधे यहीं पे 90 से भाग दे दीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। ठीक है, हमने देखिए जो भी लिखते हैं उससे 90 का भाग दे दिया, 5 से पहले काट लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 55, 40। ठीक है, 18 बार चला गया, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 2 से 1 2 काट लिया, तो देखिए कितना बचा है आपका 2 गुणे 3 बचा है, तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ सार्वगुणज 90 से भाग दोगे तो सीधे 90 से भाग दे दिया हमने, ये 18 बार, ये सब कट गए आपके, तो 3 दूनी 6 बचा। ठीक है, तो आपका 41 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, आंसर नंबर मतलब 6 आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। ठीक है, 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, तो पहले देखिए 1 दर्जन 12, 5, तो किसके पास कितनी टॉफियाँ हैं 60, इसके पास कुल टॉफियाँ हैं। अब इसने देखो अमिता को कितना भाग दिया है, अमिता का भाग यहाँ से निकालो आप, अमिता को उसने देखिए कितना दिया 1/3 भाग, तो 60 का 1/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा आपकी आ जाएंगी 20 टॉफी आ जाएंगी। ठीक है, अमिता का भाग हो गया, फिर किसको अनिल को दिया है, अनिल को देखते हैं अनिल को कितनी दी, अनिल को 2/5 भाग, तो 60 का 2/5 भाग निकाल लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 टॉफी अनिल को दे दी है इन्होंने। ठीक है, 24 टॉफी इन्होंने अनिल को दे दी है, फिर और शेष 112 हमीदा को दिए, सॉरी अभी हमीदा को कितनी दी है 1/12, तो 60 का 1/12 मतलब 12 पंचे 60, तो इनको कितनी टॉफी दी हमीदा को 5 टॉफी अमिता को, 24 टॉफी अनिल को और 20 टॉफी अमिता को दी हैं। सोनू के पास बची टॉफियाँ कितनी है, तो कितनी है 20 और 20 40, 4 44, 44 और प्लस 5 कितनी हो गई आपके पास 49 टॉफी हो गई आपके पास टोटल। ठीक है, 49 टॉफी तो उसने बांट दी है, तो सोनू के पास अब कितनी बची है, सोनू के पास टोटल 60 थी, 49 इन्होंने बांट दी है, 10 में से 1 गया 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो कितनी बची हैं ऑप्शन नंबर 1 11 टॉफियाँ बची। ठीक है, आपने पहले टोटल टॉफियाँ निकालनी कितनी हुई और सबका पार्ट निकाल दिया, इसका 60 का 1/3, 60 का 2/5, हमीदा का 60 का 60 का 1/12 और सबकी टॉफियाँ निकाल के ऐड कर दिया और 60 में माइनस कर दिया, तो क्या आया आपका आंसर नंबर 1 11 सही उत्तर आया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 43 क्या कह रहा है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू 11,012 प्लस x दहाई, खाली स्थान की जगह क्या रख लेंगे x दहाई, तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी, चलो सॉल्व करते हैं। 112 इकाई मतलब 112 गुणा 1 प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस x दहाई, मतलब x दहाई का मतलब जानते हैं हम, दहाई x गुणे 10। ठीक है, दहाई का मतलब x गुणे 10 हो गया। सॉल्व करिए इसे, 112 प्लस ये 12,000 11,012 और प्लस कितना हो गया 10x, 12,112 कितना हो गया 12,112 बराबर 11,012 प्लस 10x, ये प्लस में था इधर चला जाएगा माइनस में, 11,012 यहाँ माइनस कर लीजिए, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 सीधे आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और ये आपका 0 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 10x, ये गुणे में था भाग में चला जाएगा, 1100/10 बराबर x, एक 0 उड़ा दीजिए, देखिए x और कितना आ गया 110 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई ऑप्शन नंबर 3 110। ठीक है, कुछ भी नहीं था, उसने जैसे कहा 112 इकाई 112,000 और जो भी दिया था हमने सीधे सॉल्व करके निकाल लिया x की वैल्यू 110।
ठीक है, बड़े आराम से आपकी भी निकल आएगी। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर 3 110 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा। तो पहले आप क्या निकालेंगे, 23 बोतलों में भरा गया है, ठीक है, तो 51 लीटर इतना, तो एक बोतल का पहले आप निकालोगे तो एक बोतल में कितना आया है। देखिए 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, ये इतना दूध है। आप जानते हो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो आप इससे क्या 51 लीटर में 51,000 और 750 और, तो 51,000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 51,750 मिलीलीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 51,750 मिलीलीटर आपने पूरा पूरा मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 23 बोतलों में भरा गया है, 23 बोतलों में, तो इससे आप क्या करोगे, 23 से आप इसमें भाग दे दोगे, तो इससे आपका क्या निकलेगा, एक बोतल का आपका निकल आएगा, ठीक है। 23 से भाग दो जरा आप, तो 23 से 51, 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी 46, 11 हो गया, ये 11 में से 6 गया 5, ठीक है, एक अभी आ गया 7, 23 दूनी 46 और आपका फिर से 2 बार ही जाएगा, 23 दूनी 46 कर दिया आपने, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, कितना बचा 5 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो 25 चौको 25 पंचे 125 से 5 बार ही जाएगा, ठीक है। 5 या 15 5 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, ये खत्म हो गया। लेकिन अभी 0 1 बचा हुआ, ये 0 इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो देखिए 2250 ml एक बोतल में कितना आ रहा है, 2250 ml एक बोतल में आ रहा है। तो ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध आएगा, 2250 एक में आ रहा है, तो 16 बोतलों में, इसलिए 16 का बस आपको गुणा कराना है, ठीक है। सीधे 16 80 होता है, 0 हाथ से लगा 8, ठीक है। आप करा के देख सकते हो, कोई डाउट है तो 16 पंचे 80, 5 1 30 3 5 1 5 1 8, ठीक है। 16 80 की 0 हाथ से लगा 1, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 की 0 हाथ से लगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, ठीक है। देखिए कितना आ गया 36,000 मिलीलीटर आया है, ठीक है, मिलीलीटर। अब इसमें देखिए सब आंसर लीटर में दिए हुए हैं, तो 36,000 मिलीलीटर था, 1 लीटर में कितना था 1000 मिलीलीटर था, तो आप 36,000 अपॉन 1000 डिवाइड कर दो तो किस में आ जाएगा, अब ये लीटर में आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो से उड़ा दीजिएगा, आंसर कितना आ गया आपका 36 लीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। इसलिए 36 लीटर, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 36 लीटर, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। आपने देखो पहले लीटर को मिलीलीटर में बना लिया और फिर एक बोतल में कितना आया 2250 मिलीलीटर निकाल लिया और फिर 16 का गुणा करा दिया इसमें, तो 16 बोतलों में 36,000 मिलीलीटर और 36,000 मिलीलीटर को ही हम 36 लीटर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 36 लीटर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो दूरी है वो 200 किलोमीटर दिखाती है, आधा किलोमीटर 1.2 किलोमीटर जो है वो 200 किलोमीटर दिखाती है, ठीक है। 200 किलोमीटर दूरी होती है तो मानचित्र में वो कितनी दिखाती है 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, आधा सेंटीमीटर आपको 200 किलोमीटर दिखाती है। तो अगला क्या है, यदि भूमि में 2 नगर दिखाने हैं और वो 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपने पहले देख लिया 200 किलोमीटर वाली कितनी दूरी है, तो 200 से आप सीधे भाग दे दीजिए, तो 2 नेम 18, कितनी दूरी आ गई आपकी, मतलब अगर इसमें मानचित्र में देखेंगे तो कितनी आ गई, मान लो 9 आ गई है, ठीक है, 9.200 हमने अगर ये मान लिया हमने, सॉरी एक मान लीजिए आप, 1 मिनट लिए, ये एक पॉइंट है उसमें मानचित्र में, तो इस एक पॉइंट की कितनी हो गई 200 किलोमीटर हो गई ये एक पॉइंट की दूरी, तो आपने क्या किया 200 से भाग दे दिया, तो यहाँ कितने आ गए 900 पॉइंट, मतलब 900 इकाई बोल दो या 900 पॉइंट या कुछ भी बोल सकते हैं, 9 इकाई आ गई है। अब 9 इकाई को अब हम क्या करेंगे उसमें निरूपित करेंगे मानचित्र में, तो एक देखिए एक इकाई आधे सेंटीमीटर की, तो 9 इकाई कितनी की होगी, ठीक है, 9 से 1/2 मतलब ये 9/2, 9 गुणा 1/2 सॉरी, तो कितनी हो जाएगी आपकी 4.5 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा देखिए कोई आंसर दिया 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ हिंदी में, ठीक है, 9/2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है 4.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया तो हम आपको एक बार और बता देते हैं, देखिए 200 किलोमीटर का क्या था आधा सेंटीमीटर था, आप ऐसे समझ लीजिए 200 किलोमीटर चलेंगे तो आधा सेंटीमीटर होगा, तो 200 किलोमीटर में कितने दूरी चलेंगे, और तो 200 से पहले आप 1800 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 9 बार चलना है हमें, ठीक है। जैसे 200 किलोमीटर चले तो आधा, फिर अगर 400 चलते तो एक, तो मतलब 2 पार्ट हो जाते हैं ना आधे आधे के, तो हमें कितने पार्ट चलने वो हमें निकालने के लिए इससे भाग कराना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस और एक का निकाल दिया तो 9 इकाई आ गया, और यही एक इकाई आधे सेंटीमीटर के बराबर थी, तो आधे सेंटीमीटर का हमने फिर से गुणा कर दिया तो 4.5 आ गया, 4.5, इसी को तो हम 4.5 सेंटीमीटर बोलते हैं। ये आप भाग करा के देख लेते तो क्या आता 4 से 1/2 आता, तो अभी इसको भी 4.5 बोलते हैं, इसको भी हम 4.5, तो क्या होगा 45 का आपका ऑप्शन नंबर 3 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा सही नहीं है, ठीक है, गलत पूछ रहा है क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होता है, 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। अगर इसे आप चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 0.001 होता है, ठीक है, 1 लीटर वाला। तो लीटर का शतांश मतलब 100, इसका मतलब 1 लीटर का शतांश जानते हैं आप, तो ये क्या होता, 1/100 कराता, पर यहाँ पे 1/1000 होता है, ठीक है। तो पहला तो ये गलत हो गया है, ठीक है, गलती तो हमें ढूंढना है, तो पहला तो ये हो गया, पर हम और देख लेते हैं आगे। 1 लाख बराबर है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100, हजार के 100 और हजार, 1 2 3, देखिए 3 2 5 0, 3 2 5 0, तो ये तो सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और 100 लाख, 100 लाख इकाई, इकाई दो, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और आगे लाख। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ये भी बराबर, तो ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है। तो शतांश का मतलब 1 मीटर का शतांश 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर था, उसे शतांश, तो देखो शतांश का मतलब 100 ही होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर तो शतांश होता है, लेकिन 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां भाग होता है, ना कि शतांश होता है। तो क्या होगा, इसने क्या बोला था, गलत पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, 46 का आपका ऑप्शन नंबर 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, ये गलत है, और इसने गलत ही पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा इसका, 46 का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक घनाभाकार बक्सा है जिसमें 13 सेंटीमीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। सबसे पहले तो हमें यूनिट देखनी होती है, सेंटीमीटर 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 सेम है। फिर एक घनाकार बक्से की भुजा है, दो हैं, एक घनाभाकार बक्सा है, एक घनाकार बक्सा है। इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करने हैं। जैसे आपके पास एक इतना बड़ा डिब्बा है, मान लीजिए इतना बड़ा डिब्बा है आपके पास, उसमें 1 सेंटीमीटर के आपको छोटे छोटे पैक करने हैं, एक घनाभ में और एक घन में पैक करने हैं। सॉरी आपको दिखाने, एक बड़ा डिब्बा है, उसमें 1 सेंटीमीटर के आपको छोटे छोटे पैक करने हैं, ये, और एक घन है और एक घनाभ है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए घनाभाकार बक्सा है, घनाभाकार बक्सा, तो इसकी पहले हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने देखिए क्या किया, घनाभाकार बक्सा निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। घनाभाकार बक्सा टोटल हमने निकाला, कितना आएगा, 13 × 11 × 9, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकाल ली, इसकी कितनी है, ठीक है। अब नीचे हमें रखना किसमें है, देखो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखने हैं। तो 1 सेंटीमीटर भुजा मतलब एक घन का क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या भुजा क्यूब होता है ना। इसका अगर हम निकालेंगे आयतन पूरे का, तो क्या होगा, ऊपर हमने घनाभ का निकाल दिया, और हमें क्या लिखना था, नीचे घन का, तो क्या आ जाएगा, देखो सीधे सीधे यही आ जाएगा, 13 × 11 × 9, तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 99 और गुणे 13 निम्मा, देखो क्या होता है, 117 होता है, 117 के साथ हासिल लग गया आपका 117 होता, सॉरी आपका हासिल लग गया 11, 13 निम्मा 117, 7 1 8 1 1 2, कितना हो गया ये, 1287 आ गया। नहीं आपको समझ में आया तो हम एक बार बता रहे, देखो आपने घनाभ का निकाल लिया आयतन 13 × 11, आप सीधे ऐसे समझो घनाभ का आयतन निकाल लिया हमने 1287, और हमें घन 1 सेंटीमीटर के क्यूब पे 1 सेंटीमीटर के घन थे, उस घन का आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब बोल दो या आप उसे भुजा क्यूब बोल दो। तो आपकी भुजा कितनी, देखो 1 सेंटीमीटर भुजा है, तो 1 × 1 × 1 ही तो आएगा, और फिर इसमें 1 का भाग निकालोगे कितने घन आएंगे, तो 1287 घन ही तो आएंगे। वो हमने डायरेक्ट करा दिया यहाँ पे सीधे आपको, कि कैलकुलेशन छोटी हो जाए, पर यहाँ 1 था तो कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। तो घनाभ के हमारे कितने क्यूब आ गए, आपके इतने घन आ गए हैं, 1287 घन घनाभाकार वाले बक्से में आ जाएंगे। अब घन के बक्से में चलते हैं, ठीक है। घन के बक्से में देखिए कितनी थी, 12 सेंटीमीटर वाला भुजा है, तो देखिए 12 × 12 × 12, ये पूरे बड़े वाले घन की आ गई कि इसमें कितने बक्से आएंगे, और 1 × 1 × 1 छोटे छोटे घन वाले आ गए। तो देखिए 12 × 12 144 होता है, और इसमें 12 और, तो 12 चौको 48 की 8 हासिल लगा 4, 12 चौको 48 4 52 की 2 हासिल लगा 5, 12 कम 12 12 5 17, तो 1728 क्यूब इसमें आ जाएंगे। 1287 उसमें आए थे, 1728 इसमें आएंगे, तो टोटल कितने आ गए, देखो आप 1287 और 1728 ऐड करा लो, 7 दूनी 14 15 5 हासिल लगा 1, 8 2 10, 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3, देखो 3015 क्यूब आएंगे इसमें घनाभाकार में, और घन में दोनों को मिला के 3015 घन तो आ गए। लेकिन हमें पैक कितने करने थे, 3060, और पैक हुए कितने हैं, 3015, माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और ये 0 0 हो जाएंगे। तो कितने हैं जिसमें पैक नहीं हो पाएंगे, तो 45 क्यूब आपका दिया, देखो ऑप्शन नंबर 1 में 45 क्यूब आपके ऐसे हैं, 45 घन ऐसे हैं जो इन घनाभ में और घन में दोनों में पैक नहीं हो पाएंगे,
ठीक है, तो आंसर नंबर क्या होगा आपका पहला सही होगा। आपको फिर से एक बार बता देते हैं। आपने पहले देखिए घनाभाकार तो उसका घनाभाकार बक्से का आयतन निकाला, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन रखे जा सकते हैं उसके भाग कर दिया तो आपका आ जाएगा क्यूब की संख्या, ये आगे इतने घन रखे जा सकते हैं। फिर दूसरा घन का निकाला, आयतन था 1728 और इसमें कितने रख सकते हैं तो 1 गुणे 1 गुणे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा उसका, तो भी 1728 घन। इसमें 1728 घन रख सकते हैं, इसमें 1287 घन रख सकते हैं। फिर दोनों को जोड़ दिए तो कितने आएंगे 3015 घन टोटल आ जाएंगे। लेकिन हमें लिखने कितने थे 3060 घन पैक करने थे, तो 3060 हम इससे हटा देंगे तो कितना बचेगा 3060 में 3015 हटा देंगे कितना बचेगा 45। तो 45 घन ऐसे हैं जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे, आपको दूसरे बक्से की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर 1 45 आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दी हुई है, तो हम बना लेते हैं। आयत की देखिए लंबाई दी है 48 और चौड़ाई दी है 21 सेंटीमीटर है दोनों। किसी वर्ग की भुजा है, इस आयत की लंबाई की 2/3 है। एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी, आयत की लंबाई की 2/3। ठीक है, ये तो लिखा है किसी वर्ग की भुजा उस आयत की लंबाई का 2/3 है। देखिए आपने लिखा है इसमें 2/3 है। ठीक है, 2/3 तो हमने 48 का 2/3 कर दिया, इसे निकाल लो। 3 एकम 3 3 छंग 18 16 दूनी 32। तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा आपकी 32 है और इसकी 48 और 21 है। आयत की इसके क्षेत्रफलों का योग है, तो क्षेत्रफलों का योग निकालना, मतलब इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 48 थी चौड़ाई 21 थी सॉरी, कर लीजिए 48 गुणे 2 8 16 6 से लगा 1 4 दूनी 8 1 9 8 6 4 10 की 0 8 से लगा 1 9 1 10। तो देखिए कितनी आ गई इसकी 1008 आ गई। इसकी तो क्या होगी 32 गुणे 32, क्योंकि स्क्वायर है वर्ग की भुजा, तो 32 गुणे 32 मतलब 32 का स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है ना, 2 दूनी 4 और 2 3 6 3 दूनी 6 3 3 9 4 6 6 12 2 से लगाए 9 10 कितना हो गया 1024 और 1008। इसको ऐड करा लीजिए 1024 और 1008 8 4 12 के 2 हाथ से लगाए 2 1 3 0 2000 कितना आ गया। देखिए 2032 आपका ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा। ठीक है, ऑप्शन सही था। आपकी लंबाई दी थी आयत की, चौड़ाई दी थी, इसका क्षेत्रफल आपने तुरंत निकाल लिया। और इसने कहा था जो वर्ग की भुजा है वो लंबाई का 2/3 है, तो वर्ग की लंबाई आयत की लंबाई का 2/3 निकाला तो 32 आया। और इसका क्या होता है क्षेत्रफल वर्ग का, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, ये निकाल लिया। वर्ग का ये आ गया, आयत का ये आ गया और दोनों का आपने योग करा दिया तो कितना आ गया 2032। और यही उसने पूछा था, वर्ग सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, कुछ हमने चेंज ही नहीं किया तो वर्ग सेंटीमीटर में निकल गया है, इसलिए 48 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्या है। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है गुणनफल 672 गुणा 36 गुणा 25 बराबर है। देखिए ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इसका कोई ऑप्शन तो हम बता नहीं सकते। तो सबसे पहले तो इसी को निकाल लो कि ये लिखा क्या है। 672 गुणा 36 आराम से निकालिएगा, ठीक है, गलत ना हो। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1 6 7 42 1 43 की 3 हासिल लगा 4 6 4 36 36 और 4 40 हो गया। 3 दूनी 6 और 3 7 21 की 1 हासिल लगा 2 और 3 छक्का 18 19 20 2 6 3 9 1 4 और 2। ठीक है, ये तो आपका किसका आया है, अभी इसमें 25 का और करना पड़ेगा। 24 192 गुणे 25 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 5 45 1 46 की 6 हासिल लगा 4 5 एकम 5 4 9 5 चौका 20 की 0 हासिल लगा 2 5 दूनी 10 2 12 2 दूनी 4 2 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 0 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1 3 1 4 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6। देखिए कितना आ गया आपका 6,04,000 और 800 आ गया। ठीक है, इसका आपका सिर्फ इसका आंसर आया है अभी ये। अब हम देखते हैं यहाँ करा के क्या होता है। अब देखिए पहला इसने क्या कहा, एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या। एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन, एक दिन में कितने 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। इतना आप कराओगे तो पहले का आंसर आएगा। कैसे, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो कितने घंटे इतने घंटे हो गए, कितने मिनट होंगे इसमें, तो 60 का गुणा तो मिनट आ गया, 60 का तो सेकंड आ जाएगा। 6 36 360 ये हो गया और 7 चौको 28 की 8 हाथ से लगा 2 7 दूनी 14 2 16। अभी देखो इसको फिर से कराना पड़ेगा हमें, 0 आप पहले रख देना या बाद में। 6 अट्ठे मतलब 6 48 की 8 हाथ से लगा 4 6 36 37 38 39 40 की 0 हाथ से लगा 4 6 कम 6 6 4 10। ठीक है, 3 से कराइए 3 अट्ठे 24 की 4 हाथ से लगा 2 और 6 का 18 3 18 19 20 की 0 हाथ से लगा 2 3 कम 3 3 2 5 8 4 0 5 1 6 और ये आ गया क्या, सॉरी डबल 0 होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या आ गया 6 48 00
वाह, सबसे किस्मत अच्छी थी जो पहली बार में ही आ गया कि एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या होगी। ठीक है, अब इस पे देखिए कोई हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, और छोटा होता तो आप चेक भी कर लेते। इतना बड़ा है तो हमें क्या करना है चेक करके, सबसे पहले आपने निकाल लिया एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो इनको सबको गुणा कराया तो क्या निकल के आया सेकंड। तो एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या ये है और ऊपर वाली संख्या गुणा कराया तो ये है। ठीक है, और ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब सीधे गुणा गुणा दिया, कोई ऐसा तो है नहीं दूसरा भी सही हो सकता है, तो क्या होगा आपका सीधे सीधे ही आपका आंसर सीधे ही एक ही आएगा, जो भी आएगा इसमें कोई दूसरा सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा आपका 49 का सीधे सीधे आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 एक सप्ताह की सेकंडों की संख्या इस ऊपर संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, आप करा के देख लीजिएगा, आगे और भी कोई नहीं आएगी। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। साबी ने देखिए 2709 किलो ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदी है। 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितनी खरीदी उसने, 2709 किलो, 2709 और कितने रुपए किलो के लिए 27 रुपये, तो हमें सीधे सीधे पहले गुणा कराना पड़ेगा इसका। ठीक है, 7 निम 63, 7 किलो, वहाँ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 2 निम 18, 2 7 14 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 3, 8 6 14 4 हाथ से लगा 1, 9 10 11 हाथ से लगा 1, 8 4 12 13 3 हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7। इसने 73,143 रुपये की मछली खरीदी थी। ठीक है, जो ताज़ा मछली खरीदी थी। फिर आगे क्या है, उसे सुखाने के पश्चात, देखिए सुखाने के पश्चात, तो सुखाने के पश्चात उसने क्या कहा था, भार देखिए कितना हो जाएगा, मछली को सुखाया तो उसका भार 1/3 रह जाता है। मछली कितनी खरीदी थी आपने, 2709 किलो, तो आप 2709 किलो का पहले 1/3 करोगे, सुखाने के बाद अब कितनी बची, देखो 3 निम 27 0 3 का 9, कितनी बची है आपके पास, 903 किलो मछली बची है आपके पास। ठीक है, नहीं आपको अगर दिक्कत है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, भाग करा लोगे 3 का, 1/3 होनी तो 27 0 9, 27 0 9 खरीदी तो 3 निम 27 पूरा हो गया, ये जीरो का आ गया आपका 0 और 9 3 का 9। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई, 903 किलो मछली क्या है सूखने के बाद आई है। जब सूख गई मछली तो कितने की बची, 903 किलो बची। अब इसे कितने में बेचा है, 97 रुपये 50 पैसे में बेचा है। 903 किलो मछली 97 रुपये 50 पैसे, 97.5 पे बेचा है। तो अब इसे पहले निकालिए, 5 3 15 के 5 ऐसे लगाए, जीरो था तो एक और आ गया, 5 निम 45, क्रॉस मल्टीप्लाई सही से कराइएगा, 7 3 21 और 7 निम 63, गुणे गुणे 9 3 27, 9 निम 81, 5 1 1 2 और 5 2 7, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1 4 और 1 हाथ से लगा 8, 9 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 1 7 1 8 और ये 8। ठीक है, अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगाया था ना हमने, तो एक अंक के बाद दशमलव भी लगाएंगे, तो देखिए ये कितने की हो गई, ये हमने 88,042 की बेची है। ठीक है, तो उसका अब देखिए आंसर में क्या पूछ रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है, तो हमने बेची कितने की है टोटल, 88,042 रुपये और 50 पैसे की बेची थी, और ख़रीदी कितने की थी, 73,143 की दशमलव 0, 5 माइनस कर दो, 5 में से 5 ऐसे ही आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और 8 में से सॉरी अब 8 क्यों 7 बचेगा ना, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा 8 में से 1, तो कितना होता है देखो 14,899 रुपये 50 पैसे, 14,899 रुपये 50 पैसे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, कुछ नहीं था, आपने जितने में मछली खरीदी थी पहले उसमें निकाल लिया, फिर सुखाने में 1/3 हो गई तो उसके जो वजन था उसका 1/3 कर दिया, उसको 57.5 रुपये के हिसाब से कर दिया, गुणा करा दिया, और फिर जो भी आपका लाभ आया, जो भी आपने बाद में बेची और जितने की ली थी माइनस कर दी, 14,899 रुपये 50 पैसे, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या पूरे में कैलकुलेशन है, गुणा तो आपको कराना पड़ेगा और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, तो आपको गुणा तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, बस आप आराम से सावधानी से कराइएगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 ने कहा है, जूही ने बाइसिकल से 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनट में पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और मैथ्स में पढ़ा होगा, और समय पूछ रहा है तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, आप पहले निकालते हैं बाइसिकल वाला, बाइसिकल से उसने कितना किया है, देखिए
बाइसिकल से इसने दूरी कितनी की है, 16 किलोमीटर की दूरी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वो मिनट में आंसर पूछ रहा है। ये किस में निकल रहा है, देखो समय किस में निकलेगा, घंटा में, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय और सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसे मिनट में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 60 का गुणा करोगे। ठीक है, ध्यान देना ध्यान से। क्या 16 किलोमीटर की दूरी थी और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, और ये तो आंसर निकलेगा मेरा क्या, घंटे में निकलेगा। तो इसे हम मिनट में बनाएंगे, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का गुणा करा लिया। 60 का गुणा, 15 चौको 60, तो कितना आ गया, 16 गुणे 4, 4 3 24, 4 से लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 16 चौको 64। ठीक है, ये 64 मिनट आपके किस में आ गए हैं, साइकिल से आपके आ गए, बाइसिकल से। अगला क्या है, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर, अब स्कूटर का निकाल लो आप। स्कूटर से कितना गए, ये 20 किलोमीटर और 50 घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और मिनट बनाया तो 60 का गुणा कर दिया हमने। ये 0 से 0 उड़ा लिया। ठीक है, कितना आया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आएगा, 20 किलोमीटर 50, हाँ सही है, 6 दूनी 12, 120 बटे 5। ठीक है, आप 5 से उड़ाओ, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, या यहाँ से उड़ा सकते थे आप, 5 चौको 20 और 6 चौको 24। 24 मिनट आपके किस में लगे हैं, स्कूटर में आपके 24 मिनट लग गए। अब तीसरी क्या चीज़ है, प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर दूरी। अब कार का निकालेंगे। कार का जब आपने निकाला, कार में आप गए 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 60 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसमें सीधे सीधे कितना आ गया, 50 मिनट इस पर लग गया आपका। ठीक है, इन दूरियों में तय करने का कुल समय, अब कुल समय मतलब टोटल पूछ रहा है, 64 24 50, ऐड करा दीजिए, 4 4 8 और 6 2 8 और 8 और 5 13। तो मेरा आंसर कितना आया, देखिए 138 मिनट है आंसर। हाँ, पहला ही ऑप्शन दिया 138 मिनट। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे निकलेगा। जो भी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, बस आपको सिर्फ फॉर्मूले में ही रखना है। 16 किलोमीटर की दूरी थी और 15 किलोमीटर की चाल थी, तो ये देखिए चाल किस में आ रही है, समय किस में आएगा आपका, समय आपका घंटे में आएगा, और उसने क्या पूछा है, मिनट में आएगा। आप अगर निकालेंगे तो सबसे पहले घंटे में निकाल लीजिएगा, और घंटे में निकाल के सबको ऐड कर दीजिएगा, और फिर उसमें 60 का गुणा करा दीजिएगा, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, साथ में कराते गए कि कैलकुलेशन भी छोटी होती चली जाए। तो देखिए यहाँ पे 16 बटे 15 किया तो समय आया हमारा घंटे में, लेकिन हमें मिनट बनाने के लिए 60 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये आपके आंसर सारे मिनट में आ गया। फिर साथ लास्ट में क्या किया, सबको ऐड कर दिया, तो आंसर क्या निकला इसका, 138 मिनट। 51 का पहला 138 मिनट आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो रहा है, 52। एक संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। दशमलव संख्या पढ़ानी तो आपको सबसे पहले क्या आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है, स्थानीय मान और फिर गुणा और योग। तो अगर आपको दशमलव पढ़ाना है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इनसे से कोई हमें लेना देना नहीं, तो आपका आंसर क्या बच रहा है, देखिए स्थानीय मान ही बच रहा है। अगर आपको दशमलव निरूपण समझाना है तो स्थानीय मान आपसे आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो दशमलव निरूपण समझाने के लिए आपको पूर्व जानकारी किसकी होनी चाहिए, स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दशमलव में हमें गुणा भाग जोड़ का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय मान दशमलव संख्या के निरूपण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आपका 52 का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या बोल रहा है, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। देखिए गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं, यही हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं यही है, पूरी अंक गणित में इन्हीं 4 से काम होता है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सबसे पहले देख लीजिए, योग, गुणा, भाग। व्यवकलन हमने आपको ही बताया, व्यवकलन किसे बोलते हैं, घटाना को ही बोलते हैं व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, तो आपका ऑप्शन तो अभी ये सही होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या है। परिकलन समीकरण बनाना, ये कुछ नहीं होगा। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, नहीं ये भी नहीं होगा। योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल, ना ये भी होगा। तो आपका क्या होगा, सीधे हमने आपको बताया योग, घटाना, गुणा और भाग। घटाना ही व्यवकलन को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 योग, व्यवकलन, गुणा और भाग अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 54 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। ठीक है, योग सिखाना है उसे, तो योग में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, योग सिखाने के लिए देखते क्या, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, नहीं योग सिखा रहा है ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, हाँ ये हो सकता है अभी आपका। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं और क्या है,
तीसरा क्या बोला, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अध्याय के अंत में मान लीजिए उसका अध्याय शुरुआत में ही दे दिया गया जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको यही बचाया, देखा योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपको बच्चे को बताना है आपके पास 3 सेब थे, 2 सेब हमने और दे दिए ऐसे, तो आपके पास टोटल कितने सेब हो गए, कुल कितने सेब हो गए, तो 3 + 2 सेब। अब आप इसे बताएंगे क्या, 5 सेब। यही बोला क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका 2 यही बोल रहा है, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 3 सेब और 2 सेब ऐसे बताएंगे, डायरेक्ट 5 सेब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बताएंगे आपके पास 3 सेब हैं और हमने 2 सेब आपको और दे दिए, तो आपके पास कितने सेब हो गए टोटल, तो आपके पास टोटल हो गए 5 सेब। ठीक है, इससे बच्चा ज़्यादा समझेगा। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 54 है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित से सबसे अधिक युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाए। आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे हैं, कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ में निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया है। ठीक है, हल करने के लिए दिया है। देखिए क्या है, एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए हैं। जैसे हमने आपको ऊपर बताया 3 सेब और 2 सेब वाला, कुछ वैसा ही एग्जाम्पल दिया है। देखिए ध्यान से, एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए हैं। अब टोकरी में कितने सेब हैं, तो सबसे पहली बात क्या, देखो 5 सेब थे प्लस 7 सेब और डाल दिए गए हैं, तो आपके टोटल तो 12 सेब होंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, आप टोकरी में कितने सेब हैं, ये प्रश्न बच्चे से पूछा गया है, कक्षा 2 के बच्चे से शिक्षक ने पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, मॉडल बताना। देखिए पृथक्करण, पहला पृथक्करण का मतलब होता है बांटना अलग अलग। हम 5 सेब 3 अमरूद देते तो आपकी पृथक्करण विधि आपकी काम करती, तो पृथक्करण विधि तो इसमें नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखते क्या है, योग की पुनरावृत्ति। योग की पुनरावृत्ति, कहाँ पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है तो रिपीट होना, पर इसमें तो पहली बार ही हुआ है ना, अभी कहाँ रिपीट हो गया है, तो पुनरावृत्ति तो नहीं होगी। ठीक है, अब आ गया आपका समुच्चयन। जैसे हमने आपको घटाने के लिए बताया था, वैसे समुच्चयन का मतलब क्या होता है, जोड़ ही होता है। ठीक है, अगर आप देखो इसे तो समुच्चयन का मतलब क्या होगा, जोड़ होगा। और संवर्धन, संवर्धन आपको इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो संवर्धन को आप पहले हटा दीजिए। तो देखिए क्या बचा है, जोड़ना ही तो है, 5 सेब थे 7 सेब और डाल दिए, तो अब टोकरी में कितने सेब हो गए हैं। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है बच्चे से कि अब टोटल सेब बताने हैं, तो टोटल सेब मतलब जोड़ ही तो होगा। तो जोड़ किस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 दिया, देखिए इसका समुच्चयन, समुच्चयन में देखिए जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आप 55 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 56 क्या बोल रहा है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में देखिए अगर आप जब गलती करेंगे तभी सीखेंगे, तो सबसे पहला है, लेकिन गणित में क्या होगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं क्या है, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कई बार अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तब भी त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और देखते हैं आगे, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणना की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ये आपका ऑप्शन अभी सही हो सकता है, पर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों और फीडबैक, ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता हमें प्राप्तांक और फीडबैक, हमें प्राइमरी में पहले उनको सिखाना होता है कि हम उन्हें बताएं क्या होता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, चौथा क्या बोल रहा है, गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, सीखेंगे तो आप त्रुटियां तो करेंगी। अब क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बचा, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती नहीं, तो आप लापरवाही न दर्शा के आप ऑप्शन नंबर 2 को सही करेंगे। क्यों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ है, क्यों है, सही है, क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। जैसे बच्चों को आपने कहा, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 दहाई और 3 इकाई लिखिए, तो बच्चों ने 43 की जगह 34 लिख लिया होता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, अगर उन्होंने गलती की है, 43 की जगह 34 लिखा, तो उन्होंने क्या किया है, गलत बना लिया, इकाई की जगह उन्होंने दहाई मान लिया और दहाई की जगह उन्होंने इकाई मान लिया, इसलिए उनसे ये गलती हुई है। ठीक है, तो गलती क्या है, जानबूझ के उन्होंने गलती नहीं की है, उन्होंने किया सही ही है, लेकिन क्या उनकी जो अवधारणा है वो सही नहीं थी, इसलिए उनसे क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्या थी आपका ऑप्शन, क्या होगा,
क्योंकि ये बोध कराती है बच्चों की गणना की अवधारणा को किस प्रकार की रचना करते हैं, कि बच्चे ने क्या सोचा है उस समय, दाई को इकाई सोच लिया तभी तो उसका आंसर गलत हुआ। ठीक है, इसलिए आपका 56 का ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, क्योंकि बच्चों की गणना की अवधारणा हम रचना से ही प्राप्त कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा क्या सोचा है जिससे उनका आंसर आया। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 और 1/100 में क्या बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री या TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, बच्चे को समझाना है 1/10 या 1/100। ठीक है, इसमें से सबसे सर्वाधिक उपयोगी क्या होगी ये हमें बताना है। तो 1/10 और 1/100 आपने हमें क्या बताया था, हमने आपको बताया था आप डायनिस ब्लॉक से समझा सकते हैं, लेकिन ये क्या है 1/10 और 1/100 है, उसमें आप क्या 1/5 और 1/4 समझाएंगे, 10 और 100 नहीं समझा सकते हैं। डायनिस ब्लॉक दशमलव संख्या भिन्न को वो समझाने के लिए ही होता है, लेकिन डायनिस ब्लॉक इसमें काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड 10x10 बनाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त होगा लेकिन इसके लिए ये उपयुक्त नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगा देगा, तो तीसरा आपका ये गलत हो जाएगा। अबेकस से तो आप समझ लीजिए जाने कितना टाइम लगेगा। अबेकस में आप पहली बात तो 100 कहाँ से लाएंगे उसके अंदर बॉल डालने के लिए। ठीक है, तो गिनतारा आप अबेकस हटा दीजिए। बचा आपके पास संख्या चार्ट, ये जिसमें आप जैसे ऐसे आपने पहले एक इतना बड़ा पार्ट लिया उसको बताया 1, फिर अगला पार्ट लिया यही, इसमें से 2 बट्टी है तो ये 1/2 1/2, फिर इसका 3 पार्ट लोगे आप ऐसे ऐसे, तो इसका 1/3 1/3 1/3 ऐसे आप अपने TLM में बताते जाएंगे। इसी में 4 भाग कर देंगे इसका, तो ये 1/4 1/4 1/4 और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ से आप बताएंगे तो आपका TLM में संख्या चार्ट ही आपका इसका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 का जो है 1/10 और 1/100 में बड़ा है, इसका सबसे अधिक जो शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी वो कौन सी होगी, संख्या चार्ट। ठीक है, आपका TLM ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापन क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें दो आकृतियों का क्षेत्रफल बताना है, दो विमाएं मतलब लंबाई या चौड़ाई, इसमें दो चीज़ें हों, ऐसी आकृतियों की तुलना के लिए हमें सर्वाधिक उपयुक्त देखिए सबसे अच्छा क्या होगा। सबसे अच्छा क्या होगा, आप पहले आकलन करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में स्केल चलाना उसे नहीं आता है तो वो आकलन तो नहीं कर पाएगा उसका। ठीक है, अगर बताते किस विधि से बता सकते तो इसका आंसर क्या होता, ग्राफ पेपर से आप सबसे अधिक विधि बता सकते थे, सबसे सटीक। ठीक है, तो इसका आकलन तो होगा नहीं। प्रेक्षण, हाँ प्रेक्षण आपका हो सकता है। आगे देखते हैं, अध्यारोपण बिल्कुल भी नहीं होगा। अप्रमाणिक इकाइयों के ऊपर ये तो एकदम ही गलत है। ठीक है, तो आपका सिर्फ प्रेक्षण ही बता है। प्रेक्षण का मतलब आप इसे कई बार प्रैक्टिस करोगे फिर देखोगे कि हाँ ये बराबर है या नहीं है। दो या दो से अधिक विमा में आप पहले आयत देखोगे, वर्ग देखोगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सब पे एक एक बार जब ट्राई मारेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो अभी इन चारों ऑप्शन में क्या है, प्रेक्षण ही आपकी एक ऐसी विधि दी है जिसे आप बार बार ट्राई मार के, जैसे प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है उसे बार बार जब देखेगा तो प्रेक्षण करेगा, प्रेक्षण का मतलब उसी से सीखेगा। और इस ऑप्शन में चार ऑप्शन में सबसे सुटेबल क्या है, दूसरा ही है प्रेक्षण। इसलिए क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 58, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल की माप की तुलना के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगले में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 59 है अगला। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां क्या मदद करेंगी, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। अब इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 तो है नहीं, तो हमें चारों में से कोई एक ही देखना है। तो मनोरंजन प्रदान करने में, पहेलियां मनोरंजन तो प्रदान करती ही हैं और सिखाती भी हैं, तो ठीक है। पर हम देखते हैं आगे क्या है, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, ये थोड़ा ज़्यादा सही हो सकता है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये उससे भी ज़्यादा सबसे बेस्ट तो यही है। अगला देखते हैं, कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को, नहीं ये तो नहीं होगा, आप ये हटा दीजिए, मनोरंजन भी हटा दीजिए आप। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या बचा है, दूसरा क्या बचा, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में नहीं है, लेकिन क्या है, गणित की पहेलियों से आप क्या है, कौशलों को प्रोत्साहित जरूर करेंगे। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर 2 भी करेक्ट गलत हो जाएगा। बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 बचेगा जो सही होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करेंगी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा, आंसर नंबर 3 आपका सही होगा।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कह रहा है, गणितीय संचारण। संचारण मतलब समझ में आ रहा है आपको? संचारण मतलब एक के पास एक से सिखाना, ऐसे क्रम से सबको सिखाना, सारे बच्चे बैठे हैं, सबके पास ज्ञान का संचार हो रहा है या नहीं, उसको बोलेंगे हम संचारण। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। हाँ ठीक हो सकता है। अगला देखते हैं, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये तो हटा दीजिए आप। तीसरा क्या है, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। नहीं, ये भी नहीं। चौथा क्या है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ये आपका आंसर सबसे सुटेबल लग रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये तो है सही है, लेकिन इन चारों में से सबसे सुटेबल क्या है? चौथा आंसर क्या है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। तो 60 का क्या होगा? गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को उल्लेख करता है। तो 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये आपका क्या था? लास्ट था। ठीक है, खत्म हो गया। ये आपका किसका था? ये फरवरी 2016 का पेपर था आपका। ठीक है, सीटेट मैथ्स का। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे इसका 2015 का कोई पेपर लेके। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।